हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम एल्कीन्स का पढ़ेंगे पार्ट 5, जिसमें कि हम ऑलरेडी एल्कीन्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि एल्कीन्स क्या होता है, उनका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, उनमें आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं, नोमेनक्लेचर कर चुके हैं और उनकी सिंथेसिस कर चुके हैं। आज हम करेंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम जानते हैं, सबसे पहले बात करते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स की। जो ये एल्कीन्स होते हैं, जैसा हम जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ किसी भी कंपाउंड्स में उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते हैं, है ना। तो जैसे कि C2 से C4 तक के, यानी कि एथीन से ब्यूटीन तक के जो एल्कीन्स होते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि C2 से C4 तक के जो कार्बन वाले एल्कीन्स होते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पर गैसियस अवस्था में होते हैं। फिर C5 से C15 तक के जो एल्कीन्स होते हैं वो लिक्विड स्टेज में होते हैं, और C15 से अबव यानी कि 16 कार्बन वाले जो एल्कीन्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। फिर इंसॉल्युबिलिटी, ये जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसा हम जानते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, जबकि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। नंबर 3, ये जो एल्कीन्स होते हैं इनका नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने के साथ मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया आपको। और ब्रांचिंग होने के साथ साथ, जैसे मतलब सेम ही मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड्स, सेम स्ट्रक्चर वाले, जिनमें ब्रांचिंग ज़्यादा हो, तब वो आइसोमेरिक के बॉइलिंग पॉइंट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो जो आइसोमेरिक एल्कीन्स हैं उसमें जो असिमेट्रिक आइसोमेरिक एल्कीन्स हैं वो कम स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू सिमेट्रिक एल्कीन्स। फिर ट्रांस और सिस एल्कीन्स की बात करें। यहाँ पे जो ट्रांस एल्कीन्स होते हैं, ट्रांस एल्कीन्स जैसा कि ये ट्रांस 2 ब्यूटीन, इस एल्कीन्स जो हैं नॉन पोलर होते हैं, और जो सिस एल्कीन्स होते हैं वो पोलर होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि सिस में आप यहाँ पे देखें, दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड पे हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन गिविंग होते हैं, प्लस आई इफेक्ट होता है इनका, है ना। तो क्या होगा, उसकी वजह से पार्शियल चार्जेस होंगे, तो दोनों क्योंकि इस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, तो कुछ ना कुछ इसमें डाइपोल मूवमेंट होता है, यानी कि ये पोलर नेचर का होता है। जबकि जो ट्रांस ब्यूटीन है, इसमें क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप हैं, हालांकि मिथाइल ग्रुप यहाँ भी प्लस आई है, लेकिन एक इस साइड पे है और एक इस साइड पे है, तो दोनों अपोजिट साइड में होंगे, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो जिसकी वजह से जो ट्रांस ब्यूटीन है वो नॉन पोलर नेचर का होगा। तो हम जानते हैं जो पोलर होते हैं उनका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट जो है ज़्यादा होता है। तो हमने जैसे इसमें कह रहे हैं सिस एल्कीन्स, सिस और ट्रांस में सिस एल्कीन्स इज पोलर, ये बात हमने बता दी। ट्रांस इज नॉन पोलर, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस एल्कीन इज मोर, कि जो सिस एल्कीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ये पोलर नेचर का है, और ट्रांस एल्कीन्स का कम होगा। लेकिन इसी के साथ साथ जो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो जस्ट अपोजिट होते हैं, कि जो सिस वाले का है, सिस वाले का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और ट्रांस वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ये देखो यहाँ पे, ये हमारा सिस 2 ब्यूटीन है, सिस का बॉइलिंग पॉइंट हमारा कितना है 277, ये रहा 277, और ट्रांस वाले का क्या है 274। तो कम किसका हुआ, बॉइलिंग पॉइंट किसका कम हुआ, सिस वाले का ज़्यादा हुआ और ट्रांस वाले का कम हुआ। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट इसका कम हुआ और इसका ज़्यादा हुआ, ये ट्रांस है, ये सिस है। डाइपोल मूवमेंट इसमें 0.3d है, इसमें 0.0 है ना। तो इस तरह कि यानी कि बॉइलिंग पॉइंट तो सिस वाले का बढ़ जाता है पोलरिटी बढ़ने पे, मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है और डाइपोल मूवमेंट उसमें बढ़ जाता है।
ठीक है, तो ये है इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके आगे चलें, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, कि जब सेम कुछ ऐसे एल्कीन्स जिनका हम हाइड्रोजनेशन करें, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल उन पर ऐड करें और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक डबल बॉन्ड पे जुड़ेगा। तो जब एक डबल बॉन्ड पे जुड़ेगा तो जितने भी आइसोमेरिक एल्कीन्स होंगे वो सारे एक ही सैचुरेटेड कंपाउंड देंगे। जैसे कि अगर हम ब्यूटीन के केस में देखें तो जो ब्यूटीन है, ये है ब्यूटीन है, ये है ब्यूटीन 1 और ये है ब्यूटीन 2, ठीक है। तो जब ब्यूटीन 1 पर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ेगा प्लेटिनम के प्रेजेंस में, या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोले हम, तो हमें क्या मिलेगा, नॉर्मल ब्यूटेन, है ना। सिस 2 ब्यूटीन यानी कि सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, जब हम इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं तो भी हमें क्या मिला, ब्यूटेन ही मिला। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कि जब हम किसी एल्कीन का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड पर ऐड हो जाता है और हमको एल्केन मिलता है। और ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक होती है यानी कि रिएक्शन में हीट निकलती है। तो जितनी हीट पर मोल निकलती है उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो जब हम आइसोमेरिक ब्यूटीन्स लें और उनका हाइड्रोजनेशन करें और हमको सेम एल्केन मिले तो वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी, तो तब वो ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे कि नीचे इसमें देखें हम, है ना, यहाँ पे ये है हमारा ब्यूटीन 1, ये है ब्यूटीन 2, और ब्यूटीन 2 में भी दो पॉसिबिलिटी हैं, ये है सिस 2 ब्यूटीन और ये है ट्रांस 2 ब्यूटीन, है ना। तो इनमें भी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अलग अलग है। जो ट्रांस वाले के लिए है उसके लिए है 27.6, यानी कि इतनी हीट निकलेगी। सिस वाले के लिए कितनी निकलेगी, 28.6, और 1 ब्यूटीन वाले के लिए कितनी निकलेगी, इतनी। और जबकि जब हम इनका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो सभी हमको क्या देंगे, ब्यूटेन देंगे। तो जब इससे करेंगे तो इसके रिलेशन किससे निकालते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन से। वो कैसे, कि जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन जितनी कम होगी वो उतना ही स्टेबल होगा। ऐसा क्यों होता है, देखो मैं आपको एक रफली बताऊँ आपको। यहाँ पे ये देखो, यहाँ बताती हूँ क्या होता है। जो एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, जो मतलब एक रिएक्शन लें, जैसे ऐसे होता है, जो कर्व मिलता है वो हमको यहाँ मिलता है। तो ये तो होता है एल्कीन यहाँ पे, तो और यहाँ पे क्या होता है, एल्कीन। और जो एनर्जी डिफरेंस निकलता है, जो हीट निकलती है, अगर हम ऐसे मतलब यहाँ पे दें, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी ले लें इस साइड पे, पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर वो है। तो अब क्या है, देखो कितनी एनर्जी निकलेगी, जब कोई एल्कीन यहाँ से यहाँ आएगा तो कितनी एनर्जी निकलेगी, जो इसकी एनर्जी है जो इसकी एनर्जी है, ये जो डिफरेंस है ये इतनी एनर्जी निकलती है, जिसको हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। अब ये तो हमें सेम मिल रहा है हर आइसोमेर में, लेकिन एल्कीन हमारे डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो कहाँ वेरिएशन है, यहाँ पे। अब ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, तो वो कैसे ज़्यादा होगा, जब यहाँ पर एनर्जी बढ़ती चली जाए एल्कीन्स की, है ना, तभी तो ये डिफरेंस बढ़ेगा। ये वाला डिफरेंस भाई ये होगा ऐसे, फिर इसके लिए देखें तो क्या होगा, इतना होगा। ऐसे रफली मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसे होगा। तो जब
इसके लिए एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा, इसके लिए उससे कम, इसके लिए उससे कम। तो जिसके लिए सबसे कम है हीट ऑफ एंथैल्पी वो ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। पोटेंशियल एनर्जी किसी कंपाउंड की जितनी कम होती है उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो एक एल्किन ये है, एक एल्किन ये है और एक एल्किन ये है। तो हम तीनों में सबसे कम एनर्जी किसकी है? पोटेंशियल एनर्जी इस वाले की। तो क्या होगा? एंथैल्पी भी इसकी कम होगी। जिसकी पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी एंथैल्पी डिफरेंस उतना ही ज़्यादा होगा। जिसकी इसी तरह ये है तो इसकी ये होगी। तो कहने का मतलब ये कि जो एंथैल्पी है वो किसी रिएक्शन के लिए जितनी कम होगी वो एल्कीन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो इससे बात क्लियर हो गई आपको। अब ये देखो नीचे, ये 3 डिफरेंट एल्कीन्स हैं, है ना। तो जिसके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितनी कम है वो उतना ही स्टेबल है। तो ब्यूटीन 1 के लिए हमारी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, या उल्टा बोले इसमें कि जो ट्रांस 2 ब्यूटीन है उसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो इतनी है 27.6 किलो कैलोरी। और सिस ब्यूटीन के लिए 28.6 और ब्यूटीन 1 के लिए 30.1। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? ये ज़्यादा स्टेबल है, फिर ये स्टेबल है और फिर ये ब्यूटीन 1 स्टेबल है। तो इस तरह हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से ये हम बता सकते हैं कि कौन सा एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा। जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितनी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन कुछ एल्केन्स जो कि हाइड्रोजनेशन के बाद सेम हाइड्रोकार्बन नहीं दें, है ना। जैसे इसमें तो ये तीनों जो हैं हाइड्रोजनेशन के बाद क्या देंगे? ब्यूटेन देंगे, है ना। लेकिन वो एल्कीन जो हाइड्रोजनेशन के बाद सेम हाइड्रोकार्बन नहीं दें, तब हम कैसे कंपेयर करेंगे उनकी स्टेबिलिटी को? तो उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन यूज़ करते हैं। क्योंकि ये उन ईच आइसोमर्स में इक्वल मोल ऑफ ऑक्सीजन के यूज़ होंगे और सेम मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बनेंगे। तो रिलीज एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो उसके केस में एंथैल्पी ऑफ कंबशन से हम हीट ऑफ हाइड्रोजन ये इसका देखते हैं। जैसे कि ब्यूटीन 1 है, ब्यूटीन 1 में 6 CO2 यूज़ हुए, 6 CO2 यूज़ हुए, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए और हमको क्या मिला? 4 CO2 मोल्स मिले और 4 CO2 मिले, 4 H2O मिलेंगे। लेकिन इसके लिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितनी है? 649.8 किलो कैलोरी पर मोल। फिर हम आते हैं सिस ब्यूटीन पे, ब्यूटीन 2 पे। जो सिस 2 ब्यूटीन है इसमें भी क्या मिल रहा है हमें? वही मिल रहा है, 6 मॉलिक्यूल्स यूज हुए ऑक्सीजन के, 4 ये मिले, 4 ये मिले। इसी तरह जो ट्रांस 2 ब्यूटीन है इसमें भी 4 मोल्स मिले और 4 मोल्स ये मिले। तो इनमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितनी है? जिसकी जितनी ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ कंबशन है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल है। यानी कि कंबशन पे हम उससे देखते हैं। अब जैसे ये है, अब जब 2 मिथाइल प्रोपीन ये है, इसमें भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल तो सेम ही है, यूज़ हो रहा है और दे भी हमें ये बराबर रहा है, वही CO2 दे रहा है और ये दे रहा है, 6 मोल्स CO2 के दे रहा है और 6 मोल्स ये भी 6 मोल्स ऑक्सीजन के यूज़ कर रहा है, 4 मोल्स CO2 के दे रहा है, 4 मोल्स वाटर मॉलिक्यूल दे रहा है। इसके लिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितनी है? 646, है ना। तो अब इसके बेसिस पे हम कंबशन का बताएंगे। अब क्योंकि ये जो वो देगा कंबशन देगा वैसे सेम नहीं है, कि अगर हम इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 2 मिथाइल प्रोपेन मिलेगा,
और ये सारे के सारे अपने को ब्यूटेन देंगे। तो हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से नहीं कंपेरिजन कर सकते, क्योंकि ये जो है डिफरेंट कंपाउंड दे रहे हैं। यहाँ पर हम कंबशन यूज़ करते हैं। कंबशन में क्योंकि सेम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है, सेम मॉल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी हीट ऑफ या एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है वो डिफरेंट है। तो हम इनके बेसिस पर इनका जो है निकालेंगे कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसके बेस पर हम स्टेबिलिटी से दिखा सकते हैं। देखो जैसे नीचे कि कंबशन पर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं कि जो 2 मिथाइल प्रोपीन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ट्रांस 2 ब्यूटीन, यहाँ पे ट्रांस 2 ब्यूटीन उससे कम होगा, सिस 2 ब्यूटीन उससे कम होगा, और जो ये है एथीन हमारा, ये सबसे कम, ये क्या नाम है, ब्यूटीन 1 सबसे कम स्टेबल होगा। तो ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। ये किस पे डिपेंड करती है, एक दूसरे से बता सकते हैं कि हम जो एल्कीन है उसमें डबल बॉन्ड जितना ज़्यादा उस सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स उस पर प्रेजेंट होंगे या एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। जैसे कि देखो इसमें जो ये है, इसमें क्योंकि कार्बन पर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हैं तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें 3 एल्काइल ग्रुप हैं, इसमें 3 हैं, 2 इसके ऊपर हैं और 1 यहाँ है, 3 एल्काइल ग्रुप हैं, तो ये इससे कम स्टेबल होगा। इसमें एक ही एल्काइल ग्रुप है, 2 एल्काइल ग्रुप हैं लेकिन दोनों सेम कार्बन पे हैं, तब ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूटेड है। इसके बाद कौन सा होगा, इसके बाद हमारा 2 ही एल्काइल ग्रुप है लेकिन दोनों डिफरेंट कार्बन पे हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद ये क्योंकि सिस हो गया, सिस डेरिवेटिव हो गए, ये उससे कम होगा, ये ट्रांस हो गया, ये सिस हो गया। है ना, तो ये उससे ज़्यादा कम स्टेबल होगा, और जो सिंगल वाला है वो उससे कम होगा, और जिसमें एक भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, अल्काइल ग्रुप नहीं है, वो सबसे कम स्टेबल होगा। तो जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन आते जाएंगे या अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते जाएंगे तो उतना ही ज़्यादा एल्कीन्स जो हैं स्टेबल होंगे। तो जब पहली बात तो जिसमें इसमें बिल्कुल भी नहीं है, एथीन में ये प्रोपीन है ना, प्रोपीन में एक एल्काइल ग्रुप है, फिर ब्यूटीन आ गया, ब्यूटीन में 2 एल्काइल ग्रुप आ गए, फिर क्योंकि लेकिन सेस हैं, फिर उसके बाद ट्रांस वाला उससे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर दोनों एल्काइल ग्रुप एक ही ग्रुप पे आ गए। तो इस तरीके से स्टेबिलिटी जो है एल्काइल ग्रुप के उस पर बढ़ती चली जाती है। क्यों, क्योंकि प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसमें, तो इससे इसकी एल्कीन्स की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। तो ये हमने पढ़ा कि एल्कीन्स में स्टेबलाइजेशन कैसे होता है और किसके, तो एक तो हाइड्रोजन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बेस पे और हीट ऑफ कंबशन के बेस पे, है ना, कि किसका कंबशन, हीट ऑफ कंबशन किसकी ज़्यादा है उसके बेस पे, तो वो उतना ही स्टेबल होगा। इस तरीके से उतना ही कम स्टेबल होगा, और जिसका जितनी ज़्यादा होगी हीट ऑफ कंबशन वो उतना कम स्टेबल होगा। तो इस तरीके से हम इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में बता सकते हैं कि एल्कीन्स में कौन सा आइसोमर ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए और देखिए, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, पूछते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के ऊपर। ठीक है, आज आप इतना पढ़िए। थैंक्स।